हेलो एवरीवन। तो बच्चों, अब तक हम लोग वेव मोशन में इसके पहले वाले क्लास तक साउंड वेव के वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में साउंड वेव की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। न्यूटन्स का क्या फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ साउंड को लेकर के, और उसमें लाप्लास ने क्या करेक्शन किया, उसमें क्या फॉर्मूला आया, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से कवर कर चुके थे। और फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिसके बेस पर ही मैं तुमको क्वेश्चन लेकर के आया था। ठीक है, तो अब साउंड वेव अच्छे से कंप्लीट करने के बाद हम लोग वेव मोशन में आगे बढ़ते हैं। और आगे जो टॉपिक हम लोग को अब शुरू करना है वो है प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव, जिसको हिंदी में कहते हो परागामी तरंगे, इंग्लिश में प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव। पहले ही समझेंगे प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग वेव क्या है, इसका क्या मतलब है, क्यों इसको प्रोग्रेसिव कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहने का क्या मतलब है, ट्रैवलिंग कहने का क्या मतलब है। फिर चेक करेंगे कि इसका क्या क्या इक्वेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स इसके क्या होते हैं। और फिर उस पर बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे जो कि जैसे एग्जामिनेशन में हमारे पूछे जाते हैं बीएचयू के एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत अच्छे से वेव मोशन को प्रिपेयर करना जो हम लोग सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही इजी रहेगा तुम्हारे प्रिपरेशन के दौरान। और क्वेश्चंस आएंगे तो इसको स्किप नहीं करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ट्रैवलिंग वेव या फिर प्रोग्रेसिव वेव। चलो, तो सबसे पहले जो वेव मोशन हम लोग शुरू किए थे वहीं से बात को मैं तुमको वहीं पर ले चलता हूँ, फिर वहाँ से तुमको कहानी सुनाता हूँ कि प्रोग्रेसिव वेव का क्या मतलब होता है। सपोज दैट ये एक मीडियम है और ये है बेटा मीडियम के पार्टिकल्स। उस मीडियम के पार्टिकल्स को मैंने तुम्हारे सामने बना दिया है। ठीक है, ये इतने डिस्टेंस पर नहीं होंगे। ठीक है, वो तुमको पार्टिकल्स क्लियरली दिखाई पड़े, उनका मूवमेंट क्लियरली दिखाई पड़े, इसलिए मैं इतना डिस्टेंट पार्टिकल्स बना रहा हूँ। बहुत नज़दीक नज़दीक पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, एक का मोशन होगा तो उसका इफेक्ट दूसरे पर पड़ेगा, इतना नज़दीक होंगे वो। ठीक है, तो ये कुछ मीडियम के पार्टिकल्स है। फॉर एग्जांपल हम लोग एयर की बात करते हैं या फिर कोई लिक्विड की बात कर लो, उसके पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक वेव मोशन या फिर कह सकते हो एनर्जी का प्रोपगेशन होता है, एनर्जी चल करके मीडियम में पहुँचती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो एनर्जी होती है एक पार्टिकल से दूसरे फिर तीसरे ऐसे आगे बढ़ती है। ठीक है, जब जिस पार्टिकल के पास ये पहुंचेगा तब वो अपना मूवमेंट, अपना ऑक्सीलेशन स्टार्ट करेगा जब जिसका नंबर आएगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँगी फर्स्ट पार्टिकल है, ये सबसे पहला पार्टिकल है, यहाँ से एनर्जी आएगी, सबसे पहले ये वाला पार्टिकल एनर्जी को रिसीव करेगा और अपने ऑक्सीलेशन को स्टार्ट करेगा। फिर कुछ देर बाद एनर्जी यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, ऐसे करते करते मीडियम के सारे पार्टिकल्स एक साथ नहीं, अलग अलग समय पर अपने मोशन को शुरू करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जांपल अगर तुमको मैं बताना चाहूँ कि ये चीज़ मैं क्या बना रहा हूँ, तुमको समझना तो क्या समझोगे। जैसे एक तालाब में हमने छोटे छोटे कॉर्क, लकड़ी के जो छोटे टुकड़े होते हैं हल्के लाइट वेट, उनको मैंने वाटर के सरफेस पर कुछ दूर पर रख दिया है। एक पार्टिकल यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, कैसे रख दिया। फिर उस पानी में, वाटर में हमने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है ना। देखिए होगी जब किसी तालाब में तुम एक छोटा सा पत्थर मारते हो तो जो सर्कुलर रिपल्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, पहले छोटा होगा सर्कल, फिर बड़ा होगा, बड़ा होगा, देखिए होगे, मेजर किए होगे, फिर पूरे पूरे डिस्टेंट एरिया में फैल जाता है वो। उसी डिस्टर्बेंस की बात मैं कह रहा हूँ। तो जैसे ही मान लो मैंने एक उसमें पत्थर मारा पानी में, तो देखिए उसके चारों ओर एक सर्कुलर रिपल्स क्रिएट होते हैं, वेव पल्स जिसको भी कह सकते हो। अब वो पल्स कहो, रिपल्स कहो, वेव कहो, जब आगे बढ़ती है तो फिर पार्टिकल्स अपना मोशन स्टार्ट करते हैं। कोई पार्टिकल ऊपर, फिर नीचे, फिर दूसरा पार्टिकल ऊपर, फिर नीचे, फिर तीसरा पार्टिकल। वो जो रिपल्स जब पहुंचेगी पार्टिकल्स के पास तो वो पार्टिकल्स अपने मोशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मान लो कि ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं और यहाँ से कोई एनर्जी चलते हुए आ रही है।
तो ये एनर्जी मान लो पार्टिकल नंबर 1 के पास पहुंची। पार्टिकल नंबर 1 अपना वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया, ऑक्सीडेशन शुरू कर दिया, पहले ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऐसा चम इसका होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ये अपने मोशन को स्टार्ट कर दिया। फिर जब एनर्जी दूसरे के पास पहुंचेगी तो वो अपना मोशन स्टार्ट करेगा, फिर तीसरे के पास, चौथे के पास। तो जो एनर्जी है वो किसी एक पार्टिकल के पास कन्फाइंड नहीं है कि जो हमने एनर्जी दिया वो एक ही पार्टिकल के पास रह गया। एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी दूसरे पार्टिकल के पास भी ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो पार्टिकल भी इस पार्टिकल के जैसे ही एकदम हूबहू अपने ऑक्सीडेशन को करेगा। उसके जैसा मतलब जितना एम्पलीट्यूड उसका था इतना एम्पलीट्यूड इसका होगा। जितनी फ्रीक्वेंसी एक की है सारे उसी फ्रीक्वेंसी मूव करेंगे। जैसे वेलोसिटी में चेंज किसी एक पार्टिकल के लिए होगा वैसे ही वेलोसिटी में चेंज सारे पार्टिकल्स का होगा। तो सारे के सारे पार्टिकल्स सिमिलर वे में ऑक्सीडेशन करेंगे। हाँ, अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्टिकल अलग अलग जगह हो सकता है। जैसे हो सकता है कभी पार्टिकल ऊपर हो तो ये वाला पार्टिकल उस वक्त शायद नीचे हो सकता है ये वाला पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पर हो सकता है ये वाला पार्टिकल अपने मिड पोजीशन पर बीच में कहीं पर पे हो सकता है ये वाला हाईएस्ट पोजीशन पे वो हो सकता है। दैट इज़ फेज। उसी को तो फेज बोलते हैं कि अलग अलग पार्टिकल अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से अपने पोजीशन पे है। दैट इज़ अ फेज। लेकिन उनके ऑक्सीडेशन का जो तरीका है वो सेम होगा। जैसे एक पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा सारे पार्टिकल भी वैसे ही बिल्कुल ऑक्सीडेशन करेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस किस्म की वेव को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव। प्रोग्रेसिव इस सेंस में समझना कि जो एनर्जी है, जो डिस्टर्बेंस है यहाँ से जो आ रहा है वो सिमिलर वे में आगे बढ़ेगा। जैसा डिस्टर्बेंस इसको मिलेगा एकदम हूबहू वैसा ही डिस्टर्बेंस आफ्टर सम टाइम। एक साथ तो सबको डिस्टर्बेंस मिलेगा नहीं, पहले ये डिस्टर्ब्ड होगा, पहले ये अपना ऑसिलेशन करेगा। आफ्टर सम टाइम ये डिस्टर्बेंस, ये एनर्जी इसके पास पहुंचेगी तो वो भी इसके जैसे ही ऑसिलेशन करेगा। बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा ना, फ्रिक्वेंसी में दोनों का डिफरेंस होगा, एम्पलीट्यूड सबकी सेम होगी, वेवलेंथ सबके सेम होंगे, सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सिमिलर वे में चेंज करेगी, एक्सेलेरेशन सबका सेम होगा। एसएचएम जो हम लोग पढ़े हैं, एसएचएम एक पार्टिकल का जो एसएचएम मोशन होगा वो सारे पार्टिकल के हूबहू वैसे ही होंगे। ये इस बात का प्रूफ है कि जो एनर्जी है, जो एनर्जी आ रही है वो किसी एक पार्टिकल के पास नहीं रही है, वो सबके पास बराबर तरीके से पहुंच रही है, प्रोग्रेस कर रही है, ट्रैवल कर रही है, कहीं पर कन्फाइंड नहीं है। इस सेंस में इस वेव को हम बोलते हैं बेटा ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव। तो उसको पूछे कि भाई ट्रैवलिंग वेव प्रोग्रेसिव वेव क्यों बोलते हैं इसको, तो सिंपल से उसका आंसर होगा भाई जो भी एनर्जी डिस्टर्बेंस एक पार्टिकल तक पहुंचता है वैसा ही डिस्टर्बेंस, वैसा ही एनर्जी सारे पार्टिकल्स तक पहुंचेगा। अलग अलग समय होगा, ऐसा नहीं कि एक साथ सबके पास पहुंचे, मगर जब भी पहुंचेगा एकदम एक तरीके से पहुंचेगा। तो ये इस बात का प्रूफ होगा कि जो एनर्जी है वो इस जगह पर कन्फाइंड नहीं है, बल्कि वो हमेशा की तरफ आगे बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो इस किस्म की वेव को हम बोलते हैं बेटा ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लो कि हमें एक चीज़ तुमको अगर समझाना हो कि सपोज दैट हम लोग इन पार्टिकल्स के मोशन को कुछ ऐसे शो करते हैं, हाँ वेव मोशन ऐसे शो करते हैं। मैंने तुमको बताया था कि ये जो कर्व बनता है, ये कर्व डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट पार्टिकल्स के पोजीशन को मिलाने पर बनने वाला कर्व है। ऐसा मत समझना कि वेव मोशन ही ऐसे चल रहा है। दिस इज़ नॉट वेव मोशन, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स एट डिफरेंट टाइम। मतलब जो यहाँ पार्टिकल रहा होगा वो इस वक्त यहाँ पर पे अपने मोशन को परफॉर्म कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे है। जो यहाँ वाला पार्टिकल था वो अभी यहाँ पर पे है, कोई यहाँ पर पे है। तो अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग पोजीशन है। ठीक है, इसी पोजीशन में डिफरेंस को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है,
जैसे इस पार्टिकल का जो वाइब्रेशन का अभी पोजीशन है और इस पार्टिकल का जो पोजीशन है वो सेम नहीं है। ये नीचे आने को है, ये अभी ऊपर जाने को है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये वाला पार्टिकल नीचे आएगा, ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो इनके मोशन करने के तरीके में डिफरेंस है, यानी कि इसी को बोलते हैं उनके फेज में डिफरेंस है। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ गया है 10 सेंटीमीटर तक, तो ये भी ऊपर नीचे 10 सेंटीमीटर तक ही जाएगा। अगर ये फ्रिक्वेंसी कर रहा है 1 सेकंड में 100 बार ये ऑसिलेट कर रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी है, तो ये वाला पार्टिकल भी 1 सेकंड में 100 बार ऑसिलेट करेगा विद सेम फ्रिक्वेंसी। इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अगर 4 मीटर पर सेकंड है, तो किसी भी पार्टिकल की पूरे वे मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड ही होगी एट डिफरेंट टाइम। तो हर पार्टिकल में फेज में डिफरेंस होगा। कभी कोई मीन पोजीशन पर है, कहीं कोई ऊपर बैठा हुआ है, कहीं कोई पार्टिकल नीचे है, कोई कहीं बीच में है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वेव। बट हर पार्टिकल को अगर तुम देखोगे तो लगेगा कि यार किसी और को देख रहे हो, किसी को देखो तो इसी को देख रहे हो। तो हर एक पार्टिकल देखने में, वाइब्रेशन करने में एक जैसा लगेगा। अगर तुम इसको देखोगे ऊपर नीचे कर रहा है, तुम इसी को देख लो ऊपर नीचे कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं होगा। सारे के पार्टिकल में वाइब्रेशन करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर होगा। तो इस किस्म की वेव को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव। अब हमको इसमें इक्वेशन पढ़ना होता है कि प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग में पढ़ तो लिया कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, सिमिलर वे में वाइब्रेट करेंगे। इक्वेशन क्या होगा सर? एक ट्रैवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है होती बात की बात है। इक्वेशन का क्या मतलब, जो हम कहते हैं कि यार ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है, जब हम कहते हैं कि ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है, तो उसका क्या मतलब होता है? इक्वेशन का क्या मतलब है? इक्वेशन क्यों लिखते हैं? तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, चलो। तो अब बच्चों देखते हैं कि एक ट्रैवलिंग वेव का क्या इक्वेशन होता है और इस इक्वेशन को लिखने का क्या पर्पज़ है, क्या इसका मतलब है। जब हम लोग कहते हैं कि ये भाई इक्वेशन ऑफ ए वेव है, तो हमारे दिमाग में उस इक्वेशन को देखकर क्या बात आनी चाहिए कि क्या दिया हुआ है, वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले इक्वेशन तो बुक पे भी लिखा हुआ है, सारे कुछ इक्वेशन है, मगर वो इक्वेशंस क्यों है, वो इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसकी थोड़ी छोटी छोटी बातों को, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि वो इक्वेशन अपने आप में क्या बातें छुपा के रखा होता है जो हमको जानना चाहिए। तो जैसे मान लो कि मैंने एक प्रोग्रेसिव वेव बनाया जिसमें वेव या डिस्टर्बेंस हमेशा आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा, ट्रैवल करेगा, सिमिलर वे में पार्टिकल्स तक पहुंचेगा। दैट इज़ प्रोग्रेसिव वेव। अब मैंने क्या किया, ये मान लो कोई पोजीशन है ओ, जहाँ से मानता हूँ कि हमारा जो वेव है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एनर्जी वहाँ से चलना शुरू कर रही है, ये मान लो मेरा पॉइंट है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट चूज़ किया जो ओ से x डिस्टेंस दूर है, ये एक पॉइंट है। अब जब मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ तो क्या ये पॉइंट अभी यहाँ पर पे है? नहीं, ये जो तुम कर्व देख रहे हो, मैं तुमको पहले ही कहा था, ये जो कर्व देख रहे हो वो पार्टिकल के पोजीशन को दिखाता है। तो यहाँ जो पार्टिकल कभी रहा होगा, कब रहा होगा? जब वेव नहीं आई थी, जब वेव एनर्जी नहीं आ रही थी, तब ये पार्टिकल यहाँ पर चुपचाप बैठा था मीडियम में। अब एनर्जी आई है और ये पार्टिकल अब यहाँ पे नहीं है, ये ऊपर समवेयर यहाँ पर पे अपना वाइब्रेशन को परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो पार्टिकल है एक्चुअल में ये इसके ठीक ऊपर जाओगे, समवेयर हियर, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, जो पहले यहाँ पर कभी था। कब था? जब एनर्जी नहीं आई थी, जब ये डिस्टर्बेंस नहीं मिला था, तो ये पार्टिकल यहाँ पर नीचे पे, ये ऐसे इसको बना दूँ मैं, इसकी पोजीशन को, कुछ यूँ समझ जाओ, ठीक है। तो ये पार्टिकल कभी यहाँ पे रहा होगा, कब रहा होगा? जब यहाँ से एनर्जी इस तक नहीं पहुँची होगी। भाई ये एनर्जी जब चलते 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 इस तक पहुँचा, तो ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर के ऊपर पहुँचा है, हमेशा वहाँ पे नहीं था।
वो तो उसका तो घर, उसका तो कह सकते हो रहन सहन, वो तो यहीं पे था। एनर्जी आई है तब वो ऊपर चला गया है। वैसे ही किसी भी पार्टिकल को अगर देखोगे तो वो उस वक्त यहाँ पर है। जो यहाँ पर रहा होगा कभी, वो यहाँ पर है। जो यहाँ पर रहा होगा वो भी यहाँ पहुँच चुका है। जो यहाँ पर रहा होगा वो यहाँ पहुँच चुका है। तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग अपने पोजीशन पर हैं और ऑक्सीडेशन करेंगे। ये भी और ऊपर जाएगा, ये भी और ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे की तरफ, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ऑक्सीडेशन करता रहेगा। अब ये ज़रा बताओ मुझको कि ये जो पार्टिकल है पी, किसी एक को देख लो, बाकी पूरा बात क्लियर हो जाएगा। ये जो पार्टिकल पी है, इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ अलग अलग टाइम पर अलग अलग है कि नहीं। अगर इसका मैं मीन पोजीशन यहाँ मान लूँ तो अलग अलग टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है कि नहीं। कभी ये इधर है, कभी ऊपर है, कभी नीचे आएगा, कभी और नीचे आएगा, कभी यहाँ। तो इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग है। जैसे एसएचएम में होता है मेन पोजीशन से कभी इधर, फिर इधर, फिर इधर, और वहाँ भी इक्वेशन लिखते थे हम लोग। तो इक्वेशन में क्या बताते थे, पार्टिकल की पोजीशन टाइम के हिसाब से किस टाइम पर कहाँ पर होगा बताते थे। तो वही एग्जैक्टली यहाँ पर भी करना है, इस पार्टिकल की पोजीशन बतानी कि वो कब कब कहाँ पे होगा। यही इक्वेशन हमको कहलाता है वेव का इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। क्या ये सिर्फ एक ही पार्टिकल है जो वाइब्रेशन कर रहा है? बहुत सारे पार्टिकल हैं अलग अलग। जैसे ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x है इसकी, फॉर एग्जांपल दिस इज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर दूर कोई दूसरा पार्टिकल भी होगा, वो इस वक्त यहाँ पर होगा। तो हमें दो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला, हम किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं और उस पार्टिकल की कब बात कर रहे हैं। मतलब एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर हमको पता कर रहा है तो दो चीज़ पता करनी होगी। पहले किस पार्टिकल की बात करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक तुमको एग्जांपल बताऊँ, मान लो यहाँ कोई पार्टिकल क्यू है, कभी रहा होगा, अभी वो यहाँ पर पे है, अभी वो यहाँ पर पे है, यहाँ पर कभी था वो, मैं क्यू यहाँ बना। तो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, अलग अलग टाइम पर कुछ और होगा। हम किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता करें सर, पी का कि क्यू का? तो सबसे पहले हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्स, कि हम किस पार्टिकल की पोजीशन ले रहे हैं, वो हमको बताएगा एक्स। फिर ये पता करेंगे उस पार्टिकल का पोजीशन हम कब ले रहे हैं, एट व्हाट टाइम, तो वो हमको बताएगा टी। तो जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ आती है। विल राइट एज इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हम एक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिखते हैं, इसको समझो क्या। क्योंकि उसमें दो वेरिएबल है एक्स और टी। ये एक्स हमको बताएगा कि हम किस पार्टिकल का डिस्टर्बेंस देख रहे हैं, और ये टी हमको बताएगा कि उस पार्टिकल का डिस्टर्बेंस कब देख रहे हैं। अगर मैं तुमको बोल दूँ कि एक्स इज इक्वल टू, ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तुम फंस जाओगे। क्यों फंसोगे? क्योंकि टाइम नहीं दिया है। एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पे है, कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ, अगर मैं तुमको बोल दूँ एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर बताओ, तो एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर पार्टिकल तुमको मिल गया। अब उसका चेक कर लोगे टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है, पोजीशन क्या है। तो एक्स और टी दोनों ज़रूरी है। अगर तुमको बोल दिए पार्टिकल मान लो यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर है, मैं बोलता हूँ कि 20 सेंटीमीटर दूर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो 20 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहाँ थोड़ी रहेगा, तो इधर भी आएगा ऊपर भी जाएगा। तो मैं कुछ बोलना पड़ेगा कि 20 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल है उसका 10 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट बताओ।
अब हो सकता है 10 सेकंड पर ये पार्टिकल जो भी यहाँ देख रहे हो सकता है मीन पोजीशन पर हो, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो मैं तुमको जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि हमें दो चीज़ चेक करनी होगी कि पहले हमें किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चाहिए और दूसरा उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितने समय पर चाहिए। तो दो वेरिएबल होगा टी और एक्स, यही दो वेरिएबल यहाँ पर दिए हैं। ये अगर तुमको मैं सिर्फ टाइम दे दूँ टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सर, पी वाले का कि क्यू वाले का स्पेसिफाई करिए। तो उसके लिए हमको फिर एक्स भी तो बताना पड़ेगा कि टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर ये 10 सेंटीमीटर वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का, मुझको बताओ एक बार, डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का किसी टाइम पर एग्जैक्ट पता करने के लिए दो चीज़ चाहिए। पहला वो पार्टिकल कौन सा है, एक्स मतलब एक्स कितना दूर है, कौन पार्टिकल, पी है, क्यू है, आर है, कौन पार्टिकल है। और जब वो पार्टिकल स्पेसिफाई कर लिया कि हाँ इतना दूर वाले पार्टिकल को हमको देखना है, तो फिर स्पेसिफाई करोगे उस पार्टिकल का किस वक्त देखना है, दैट इज टाइम। तो दो वेरिएबल आएंगे एक्स और टी जो तुमको एग्जैक्ट बताएंगे किसी पार्टिकल का किसी वक्त डिस्प्लेसमेंट। इसलिए इस इक्वेशन में देखो दो वेरिएबल एक्स और टी। एक्स बताएगा तुमको किस पार्टिकल की बात करनी है और टी बताएगा उस पार्टिकल का किस वक्त बात करनी है, किस वक्त तुम वाई उसका चाहते हो। दैट्स वाई इट इज देयर आर टू वेरिएबल्स टी एंड एक्स। इसको समझने का सिंपल तरीका है, ठीक है। तो मान लो कोई एक्स डिस्टेंस पर ये पार्टिकल है और उसका जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है ये वाई है। तो ये जो वाई डिस्प्लेसमेंट है वही ये इक्वेशन तुमको शो करता है। तो कहने को तो वेव का इक्वेशन है, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो पूरा इक्वेशन है वो किसके लिए है, वो पार्टिकल के लिए है ना। मजे की बात, हम कहते हैं वेव का इक्वेशन, मगर यह है जो इक्वेशन वो किसके लिए, पार्टिकल के लिए है। ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का है, ये एम्पलीट्यूड पार्टिकल का है, ये फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की है, ये टाइम पार्टिकल के लिए ही बनाया गया है, ये कांस्टेंट भी पार्टिकल से ही रिलेटेड है। तो ये सारा का सारा इक्वेशन एट्रीब्यूट्स इस पार्टिकल के हैं, बट वी कॉल इट इक्वेशन ऑफ वेव। क्यों? क्योंकि उस पार्टिकल को ये नेचर, ये एट्रीब्यूट्स, ये डिस्प्लेसमेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी सब का सब वेव ने ही दिया है। तो वेव ने जो दिया उसके हिसाब से पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। तो इसके ऑसिलेशन को देख करके हम लोग वेव के नेचर को समझ जाएंगे। तो भले वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वो वेव ने ही पार्टिकल को दिया हुआ है। अब कोई और वेव होगा तो शायद ये इक्वेशन बदल जाएगा। तो वेव का नेचर पता चल जाएगा, वेव का एट्रीब्यूट्स तुम पता कर लोगे अगर तुम पार्टिकल के वाइब्रेशन को तुम जज करते हो अच्छे से। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो इक्वेशंस हैं वो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं, बट वी कॉल इट इक्वेशन ऑफ वेव। क्लियर है? ये जो वाई देख रहे हो वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन पोजीशन से कितना ऊपर नीचे जाएगा। ये ए है, उसका एम्पलीट्यूड जो एसएचएम में पढ़े हो, ओमेगा इस फ्रिक्वेंसी, टी टाइम है कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तुम कब चेक करना चाहते हो। के एक कांस्टेंट है, बात करेंगे उसकी अभी। के उस पार्टिकल का पोजीशन है, एक्स उस पार्टिकल का पोजीशन है कि भाई हज़ारों पार्टिकल है मीडियम में, हज़ारों पार्टिकल है मीडियम में, आप किस पार्टिकल में इंटरेस्टेड है, दैट विल बी डिफाइंड बाई दिस एक्स। तो ये होता है किसी भी वेव का, प्रोग्रेसिव वेव का, ट्रैवलिंग वेव का एक इक्वेशन। रटना नहीं हमको, बस इक्वेशन में ये रट लिया ऐसे क्या होता है, समझो इक्वेशन है किस लिए, बना कैसे, वो अपने आप में क्या इन्फॉर्मेशन छुपाया हुआ है, क्या तुमको उससे पता चलेगा। दैट इज़ द मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इक्वेशंस। क्लियर है मेरे ख्याल से बात? मेरे ख्याल से इक्वेशन ऑफ वेव क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है और ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये एक हो गया तुम्हारा बेटा इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। इक्वेशन नंबर मैं इसको 1 देता हूँ क्योंकि इसके और डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर मैं के को स्पेसिफाई कर दूँ, के इज़
अ कांस्टेंट, बाकी सब तो तुमको पता ही है कि एक कांस्टेंट है एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, इस कांस्टेंट को नाम देते हैं बेटा वेव नंबर। इस कांस्टेंट के वो कहते हैं वेव नंबर, और इसके की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, जहाँ लैम्डा क्या होता है उस वेव का वेवलेंथ। ठीक है, सो ए इज एम्पलीट्यूड, क्लियर है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है, के इज कांस्टेंट, इसको कहते हैं वेव नंबर, तरंग संख्या, 2 पाई बाई लैम्डा इसका फॉर्मूला होता है, और एक्स तो एक्स की एक्स और टी तो वेरिएबल है जो किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को बताते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन के और भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो हमको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या क्या फॉर्म्स होते हैं वो भी एग्जाम में आते हैं, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, एंड के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है, हम जानते हैं, दोनों जगह पुट कर दो वैल्यू, तो यू गेट y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा के बदले 2 पाई बाई लैम्डा इंटू टी, माइनस के बदले 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स कह सकते हैं। सो y इज इक्वल टू ए साइन, अगर 2 पाई कॉमन ले लो लैम्डा के साथ तो t, सॉरी ओमेगा इज 2 पाई बाई टी है ना, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई साइन 2 पाई कॉमन लिया तो क्या बच गया टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। तो ये भी एक वेव का, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है, टाइम पीरियड और लैम्डा के फॉर्म। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो ये तो होगा इसके 2 फॉर्म। अब इसके थर्ड फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो थर्ड फॉर्म को समझने के लिए वी कैन यूज़ फार्मूला v इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है हम लोग का बेटा, एन लैम्डा। ठीक है, सो वी कैन से हियर v बाई लैम्डा इज इक्वल टू n, कोई दिक्कत नहीं। और फ्रिक्वेंसी, एन फ्रिक्वेंसी है तो फ्रिक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एन के बदले मैंने पुट कर दिया 1/t। अब ये 1/t की वैल्यू जो कि v बाई लैम्डा है, इसको ज़रा यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a साइन 2 पाई t एज इट इज़, एंड इसके जगह v बाई लैम्डा। ठीक है, तो 1/t के बदले v बाई लैम्डा एंड माइनस x बाई लैम्डा एज इट इज़। क्लियर है, अब इस लैम्डा को बाहर निकालो तो यू विल गेट y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा एंड vt माइनस x। ये भी एक फॉर्म है, इक्वेशन है जो हमको याद होना चाहिए। लेट अस कॉल दिस द थर्ड फॉर्म। तो ये 2-3 फॉर्म है हमारे प्रोग्रेसिव वेव के, सारे प्रोग्रेसिव वेव ही है। ठीक है, अच्छे से देखते हैं ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक फॉर्म और है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग इक्वेशन 1 की तरफ चलते हैं एक बार, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की तरफ। इन इक्वेशन नंबर 1 लेट अस पुट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ओमेगा के बदले हम 2 पाई एन पुट कर देते हैं, एंड के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू वी कैन कॉल v बाई एन, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, v बाई एन। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई एन बाई v। तो ये k और ओमेगा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में लोग जब पुट करके देखते हैं क्या मिलता है। Therefore y is equal to a साइन ओमेगा के बदले 2 पाई एन टी एज इट इज, और k के बदले 2 पाई एन बाई v
एक्स एज इट इज, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए साइन 2πn कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा t माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, लेट अस कॉल इट फॉर, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव वेव के, ट्रैवलिंग वेव के अलग अलग इक्वेशन से अलग अलग फॉर्म है जो तुमको पता होना चाहिए। बेसिकली हमारे जो मेन है इक्वेशन नंबर 1 ही है, ज़्यादा से क्वेश्चंस वही से आते हैं और वही हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे। इनमें जो हम लोग लाइट वेव पढ़ेंगे तो भी हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कहीं भी पढ़ेंगे 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हम लोग उसी फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं। आगे लाइट वेव पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पर भी उसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। बट उसके अलावा भी ये 3-4 इक्वेशंस है जो हमको अच्छे से याद होने चाहिए कि प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशंस भी होते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या होता है। ये एक्स और टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये एक्स और टी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि वहाँ पे एक्स क्या है टी क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। एक्स किसी खास पार्टिकल की पोजीशन है और टी उस पार्टिकल का किसी खास टाइम पर डिस्प्लेसमेंट है, जो बहुत ज़रूरी होगी। तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्स और फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा उस एक्स के लिए टाइम। इसलिए इक्वेशन 2 वेरिएबल आते हैं, ठीक है। समझने का तरीका है कि एक्स और टी क्या है एक्चुअल में, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं वेव के लिए। और मैं तुमको पहले ही बता दिया कि जो इक्वेशंस है वो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, बट वी कॉल इट इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन से याद कर लो, नोट कर लो। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डू इट। ओके, अब आगे चलते हैं और आगे एक छोटी सी चीज़ और है, उसको भी समझ लेते हैं, दैट इज़ फेज डिफरेंस। फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। फेज डिफरेंस क्या होता है। तुमको मैंने बताया कि जब वेव एनर्जी ओ से आगे बढ़ेगी तो हर पार्टिकल पर अलग अलग वक्त पर पहुंचेगी। जिस पार्टिकल का जब नंबर आएगा वो एनर्जी को रिसीव करेगा और अपने ऑसिलेशन को स्टार्ट करेगा। हाँ, ये ऑसिलेशन सारे लोगों के एक जैसे होंगे, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रिक्वेंसी। यही प्रोग्रेसिव की पहचान है। सारे पार्टिकल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक पार्टिकल को देख लो, एक पार्टिकल का जैसे वाइब्रेशन हो रहा होगा सारे पार्टिकल का वाइब्रेशन भी वैसे ही हो रहा होगा। इसीलिए हमने इक्वेशन जब लिखा तो किसी एक पार्टिकल को देखा। कोई कह सकता है सर आपने सिर्फ पी को क्यों लिया, क्योंकि जैसा पी का होगा वाइब्रेशन वैसा सभी का होगा। यही तो प्रोग्रेसिव की सबसे खास बात है कि सारे के सारे पार्टिकल्स सिमिलर वे में ऑक्सीलेट करेंगे। हाँ, एक बात और है, एक सर्टेन टाइम पर अगर हम 2 पार्टिकल को देखें तो ऐसा नहीं है कि वो एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है ये पार्टिकल किसी वक्त नीचे की तरफ आ रहा हो, ऐसे मान लो, और हो सकता है उस वक्त ये जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ जाने वाला हो, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे समझ लो। इस वजह से ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाने को है, ये पार्टिकल नीचे की तरफ आने को है, ठीक है। तो इसको कहते हैं उनके फेज में डिफरेंस है। उनका जो कला है, वो जो उनका वाइब्रेशन है, उनका जो उस वक्त फेज है वो अलग अलग है। फेज का मतलब क्या होता है, स्टेटस ऑफ मोशन। उनके जो मोशन का स्टेटस है वो अलग अलग है। वो ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। हालांकि ये ऊपर नीचे करेगा वैसे ये भी ऊपर नीचे करेगा, मगर अभी एट द सेम टाइम वो अलग तरीके से मूव कर रहा है, वो अलग तरीके से कर रहा है एट अ सर्टेन टाइम। दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। इसको कहते हैं 2 कणों के बीच में कालांतर, फेज डिफरेंस। वो पार्टिकल अभी ऊपर है, ये नीचे है। हो सकता है इस वक्त कोई तीसरे पार्टिकल को देखो तो वो बेचारा मेन पोजीशन पर है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट 0 है इस वक्त। जिस वक्त P ऊपर है, जिस वक्त Q नीचे है, उस वक्त हो सकता है R कहीं मेन पोजीशन पर हो। तो सपोज दैट ये जो 2 पार्टिकल है P और Q, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच के डिस्टेंस को लेट अस कॉल इट डेल्टा x, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस जो डेल्टा x है, और इनके बीच हमको
फेज डिफरेंस निकालना है, पी और क्यू के बीच में फेज में डिफरेंस कितना होगा। तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, अगर दो पार्टिकल्स के बीच हमको फेज में डिफरेंस निकालना हुआ तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला होता है फेज में डिफरेंस का, जहाँ डेल्टा फाई क्या होगा उनका फेज डिफरेंस, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ कोर्स, और डेल्टा एक्स उन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जिनके बीच हमको फेज में डिफरेंस पता करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस मिलता ही है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो एक ही तरीके से तुमको वाइब्रेट करते मिल जाएंगे एट द सेम टाइम। जैसे अगर हम लोग इस पार्टिकल को ले लो और इस पार्टिकल को ले लो, ए और बी, इनको चेक कर लेना एक बार। जैसे ही ये ऊपर बढ़ेगा ये ऊपर बढ़ेगा, जैसे ये टॉप पर होगा ये भी टॉप पर होगा, जब ये नीचे आने का होगा ये भी नीचे आने का होगा। तो ऐसे भी पार्टिकल्स मिलेंगे जो एक तरीके से वाइब्रेट कर रहे होंगे। हाँ, उन पार्टिकल्स को बोलेंगे पार्टिकल्स आर इन सेम फेज। पी और क्यू सेम फेज में नहीं है, वो ऊपर आने को है तो ये नीचे जाने को है। हाँ, ए और बी जैसे लोग सेम फेज में होंगे। बात को समझ आ रही है? तो ऐसे ही लोगों के बीच के डिस्टेंस को तुम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। अगर तुमको यहाँ तो वेवलेंथ की डेफिनेशन, तो ऐसे ही लोगों के बीच के जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ और फेज आपस में इंटरलेटेड होते हैं, दो पार्टिकल्स जो सेम फेज में होते हैं बैक टू बैक, एक के बाद अगला, उनके बीच जो डिस्टेंस होती है वही कहलाती है वेवलेंथ। बट अगर डिस्टेंस वेवलेंथ के इक्वल नहीं है, जैसे पी और क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ के इक्वल नहीं है, तो ये सेम फेज में नहीं होंगे। जब पी ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो उस वक्त क्यू ऊपर की तरफ शायद ना जा रहा हो, पोजीशन में डिफरेंस होगा, वेलोसिटी में डिफरेंस होगा, तो दे विल बी फेज डिफरेंस। और वही फेज डिफरेंस पी और क्यू के बीच कितना होगा वही इस फॉर्मूले से एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हर पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस मिलेगा ऐसा नहीं है। जिनके बीच डिस्टेंस लैम्डा के इक्वल होगी या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा एंड सो ऑन, वो हमेशा सेम फेज में ही तुमको मिलेंगे। मतलब अगर बीच के सेपरेशन लैम्डा के मल्टीपल में है, ठीक है, अगर पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो लैम्डा के मल्टीपल में हो, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन, तो वो सारे के सारे सेम फेज में मिलेंगे। और अगर नहीं है लैम्डा के मल्टीपल में तो उनमें फेज डिफरेंस आएगा, वो एक जैसे पोजीशन पे नहीं दिखाई देंगे एट द सेम टाइम। ए और बी में खास बात क्या है? ए और बी तुमको एट द सेम टाइम सेम पोजीशन पर मिलेंगे, सेम फेज में है। बट पी और क्यू सेम टाइम पर सेम पोजीशन पर नहीं मिलेंगे, सेम फेज में नहीं है, क्योंकि इनके बीच फेज डिफरेंस है। कितना है वो इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस और डेल्टा एक्स पार्टिकल्स के बीच का पाथ डिफरेंस, और लैम्डा ऑफ कोर्स वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, कि अगर पाथ डिफरेंस पता हो पार्टिकल्स के बीच का तो फेज डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा फेज डिफरेंस है, उसको कॉपी कर लो। तो हम लोग शुरू करते हैं इस पर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो। तो ओके, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों इस पे न्यूमेरिकल्स। तो अब जो हम लोग बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव, ट्रैवलिंग वेव का जो इक्वेशंस पढ़े हैं, 4 इक्वेशंस तुमको जो बताया हूँ, उन्हीं इक्वेशंस पर हम लोग क्वेश्चन से पहले पढ़ते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इक्वेशन फॉर्म करने को आएगा वेव का, तो कैसे करना है। इक्वेशन दिया होगा तो इन्फॉर्मेशन पूछा है तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस बन जाएगी, तरीका पता चल जाएगा कैसे हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी 400 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड 0.07 मीटर। एक वेव की बात हो रही है जिसका फ्रिक्वेंसी हमको दिया है 400 हर्ट्ज और एम्पलीट्यूड दिया है 0.07 मीटर। बढ़िया बात है। इज मूविंग इन अ मीडियम विथ वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड।
वो एक मीडियम में चल रहा है जिसमें उसकी वेलोसिटी दी है 300 मीटर पर सेकेंड। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एक्स डिस्टेंस अवे। किसी पार्टिकल के लिए इक्वेशन हमको लिखना है। अभी इक्वेशन लिखे देखे हो कि जो इक्वेशन लिख रहे हो पार्टिकल के लिए ही होता है, भले हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो एक पार्टिकल एक्स डिस्टेंस अवे, उसके लिए इक्वेशन लिख के दिखाओ। क्या क्या दिया है, सबसे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी एन इज हाउ मच, 400 हर्ट्ज, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। और क्या दिया है सर, एम्पलीट्यूड 0.07 मीटर, एक ये चीज़ हो गई। और क्या दिया है सर, वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, ये एक तीसरी चीज़ हो गई। ये 3 चीज़ हमको दिया है और करा है कि इक्वेशन लिख करके देखो। अब एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर कुछ लोगों को पीछे तक से आपने 4 इक्वेशन पढ़ा दिया है प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन के, अपने 4 अलग अलग फॉर्म बताए हैं। कौन सा फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे सर, ऑप्शन में क्या दिया रहेगा। तो अब देखो ऑप्शन में जो दिया रहेगा तो उसको चेक करके देखना पड़ेगा भाई हमको कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है। मगर अगर डाउट है तो मैं ये कहूँगा सबसे पहला इक्वेशन पढ़े हो, हमेशा उसी इक्वेशन से हमें स्टार्ट करना चाहिए। इक्वेशन को लिखना अगर होगा तो सबसे पहला फॉर्म ट्रैवलिंग वेव के इक्वेशन का सबसे पहला फॉर्म हम लोग जो पढ़े थे आज, वो क्या था, दैट वाज y इज इक्वल टू a, दैट इज अ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये था फॉर्म इसका। एम्पलीट्यूड रेडी है, ओमेगा निकाल लेंगे और के 2 पाई/लैम्डा होता है, लैम्डा हम देख लेंगे कैसे आता है, और टी और एक्स तो हमारा वेरिएबल है रहेगा। तो एम्पलीट्यूड इज देयर, कोई दिक्कत नहीं रखते। देखो हमें क्या क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए, ओमेगा चाहिए और के चाहिए, दैट इज वेव नंबर। बाकी सारी चीज़ें टी और एक्स तो वेरिएबल है, ठीक है। नो अगर ओमेगा की बात करोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 पाई/n। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/n इज 400, तो यू गॉट 800 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये तो हो गया चलो ओमेगा की वैल्यू। के की बात करें तो के होता है सर 2 पाई/लैम्डा। अब वेवलेंथ तो नहीं पता सर, कैसे निकालें, तो क्या दिक्कत है वेवलेंथ अगर नहीं पता तो, सिंस वी नो दो v इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू v/n, लैम्डा वहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 2 पाई/v/n चला जाएगा तुम्हारा ऊपर, ठीक है। तो दिस बिकम्स 2 पाई/n कितना है 400, और वेलोसिटी कितना है बेटा 300, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 800 पाई/300, ठीक है। या फिर कह सकते हो 8 पाई/3 वेव नंबर है, कांस्टेंट है 8 पाई/3। अब ये के और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दे इक्वेशन में, देयरफॉर y इज इक्वल टू a, तो a कितना है बेटा 0.07 मीटर, तो 0.07 मीटर लिख दिया, एंड साइन ओमेगा इज 800 पाई माइनस ओमेगा के साथ टी भी है, माइनस के एक्स, तो के इज 8 पाई/3 इंटू एक्स। अब चाहे तो दोनों में से हम 8 पाई कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0.07 इन मीटर, एंड साइन 8 पाई अगर बाहर निकाल लो तो हो जाएगा 100t माइनस x/3। दिस इज द इक्वेशन, यही हमको लिखने को बोला गया था, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा बेटा आंसर। दिस इज द इक्वेशन जो हमको लिखना था, ठीक है, क्लियर है। तो इक्वेशन लिखने को आएगा तो वैल्यूज जो दी हैं देख लो, और जो सबसे पहला फॉर्म है इक्वेशन का उसको लिख लो, और उसके हिसाब से इक्वेशन को फॉर्म करो। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सेलेक्ट कर देना, देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है,
इक्वेशन को लास्ट तक सिंप्लीफाई कर लेना, देखना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था तो कर लो। चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमको इक्वेशन फॉर्म करना है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि अ ट्रैवलिंग वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक ट्रैवलिंग वेव की बात हो रही है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है विथ एम्पलीट्यूड 0.04 मीटर। एम्पलीट्यूड इज 0.04 मीटर। वेलोसिटी इज 330 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमको दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड। विथ फ्रिक्वेंसी इज 110 पर सेकेंड। अच्छी बात है। तो एम्पलीट्यूड दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखा है और फ्रिक्वेंसी भी दे रखा है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द वेव। उस ट्रैवलिंग वेव का हमको एक इक्वेशन लिखना है। उसके जो पार्टिकल्स होंगे, मीडियम के पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होगा, उसके जो ऑसिलेशंस होंगे, उन ऑसिलेशंस का हमको इक्वेशन लिखना है। दैट इज इक्वेशन ऑफ वेव। पहले क्या है, जो पार्टिकल का इक्वेशन होता है, पार्टिकल का जो ऑसिलेशन होता है, एक्चुअली में वही इक्वेशन ऑफ वेव होता है। तो उन्हीं पार्टिकल्स के ऑक्सीलेशन को हमको टी और एक्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शुरू करते हैं फिर। तो जो इक्वेशन पढ़ रखे हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स में ए इज देयर, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा इज 2 पाई एन, तो 2 पाई एन इज 110, तो कितना हो जाएगा 220 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओमेगा निकल गया, ए इज देयर, ओमेगा आ गया। के वेव नंबर थोड़ा फाइंड कर लिया जाए। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और जैसा कि हम जानते हैं लैम्डा इज वी बाई एन, एन चला गया ऊपर। ठीक है, तो दिस इज 2 पाई एन कितना है 110, वी कितना है 330, तो यू गॉट 2 पाई बाई 3। ये तो हमको मिल गया बेटा के। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ओमेगा और के की वैल्यू उठा करके बस इक्वेशन में रख देना है। तो y इज इक्वल टू ए इज 0.04 ऑफ कोर्स मीटर, साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज 220 पाई माइनस के कितना निकाल दिया है बेटा 2 पाई बाई 3 इंटू एक्स। बस कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर दिया। कॉमन अगर इक्वेशन में से कुछ निकालना है तो 0.04 ऑफ कोर्स मीटर में रहेगा ये। साइन 2 पाई अगर निकाल लिया जाए तो 110। ठीक है, ऑफ कोर्स टी छोड़ गया यहाँ पे, टी माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा उस ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन। ठीक है, यहाँ टी छूट गया, टी में लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर हमें कुछ सर्टेन वैल्यूज़ पता हो तो हम लोग ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। उसके पार्टिकल्स के ऑक्सीलेशन को हम लोग इक्वेशन में दिखा सकते हैं। 0.04 एम्पलीट्यूड होगा, ये उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, और इस तरह से हम लोग उसका वेव नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, सब आसान है। ऐसे ही एग्जाम में भी आएंगे, प्रिपेयर रहो एकदम उसके लिए, अच्छे से कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्विक